हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, मध्य प्रदेश की भू आकृति। फ्रेंड्स, मैंने बताया था अपने पिछले लेक्चर में कि मध्य प्रदेश को प्राकृतिक भूभाग के अनुसार 7 भागों में बांटा गया था। जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हुआ था तब मध्य प्रदेश को 9 भागों में बांटा गया था। 2000 में प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, ताकि लोगों को कार्य करने में असुविधा न हो, प्रशासन को कार्य करने में असुविधा न हो तथा लोगों को समस्या न हो, हेल्थ, शिक्षा, एजुकेशन सब सही मेंटेनेंस चले, इस सब को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश को 2000 में छत्तीसगढ़ से अलग कर दिया गया था। तो मध्य प्रदेश को जब छत्तीसगढ़ से अलग नहीं गया था तब मध्य प्रदेश को प्राकृतिक भूभाग के अनुसार 9 भागों में बांटा गया था। जो आपका ढक्कन वाला पठार था, जो आपके ढक्कन वाला पूर्व और दक्षिण का हिस्सा था, वो मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य एक नया राज्य का निर्माण कर दिया गया था 1 नवंबर 2000 को। जब आपका ये मध्य प्रदेश 2000 में अलग हुआ तब मध्य प्रदेश को भूभाग के अनुसार, प्राकृतिक भूभाग के अनुसार 7 भागों में बांटा गया था। जब आपका एग्जाम आपको मेंस का एग्जाम लिखना होता है तो आपको इस 7 भूभाग में कोई एक भूभाग आपको वैसे का वैसे शब्द दे दिया जाता है कि बुंदेलखंड का पठार या फिर मध्य भारत का पठार। इसमें आपको लगभग 50 से 60 शब्दों में लिखना होता है। तो आपको जब 50 से 60 शब्दों में लिखना होता है तो आपको लगभग 5 से 6 उनके एरियाज को कवर करना होता है। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो मध्य भारत का पठार स्टार्ट कर रहे हैं। मध्य भारत का पठार स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद 1 बाय 1 करके आपके बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी का पठार, सतपुड़ा में कालश्रेणी, बुंदेलखंड का पठार, इन सभी को 1 बाय 1 करके हमें आपके साथ कंप्लीट करूंगा। तो चलिए हम देखते हैं मध्य भारत का पठार। जो ये मध्य भारत का पठार है, तो आपके ये जो मध्य भारत का पठार है उसकी जो स्थिति है तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपके नॉर्थ साइड है, ये नॉर्थ हो गया आपके, और आपके ये वेस्ट साइड है। तो नॉर्थ और वेस्ट साइड मध्य भारत का पठार स्थिति है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश में कहाँ स्थिति है, तो आप उत्तर और पश्चिम में बता सकते हैं कि उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में मध्य भारत का पठार स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है तो लगभग आपके टोटल जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। तो उसके क्षेत्रफल का 10.7% या 10.68% है। या इसको किलोमीटर स्क्वायर में देखें तो आपके 32,896 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थिति देखें तो आपके 24 डिग्री 10 मिनट से लेकर 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 मिनट से लेकर 69 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यदि आपको अक्षांश और देशांतर नहीं समझ में आ रहा है तो जब मैं भारत का भूगोल पढ़ाऊंगा या विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा तो वहां मैं अक्षांश देशांतर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस अभी आप यदि मेंस लिख रहे हैं, एमपीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं, तो आप इतना ध्यान में रखिएगा कि जो स्थिति है मध्य भारत का पठार। यदि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, जो आप 2020 जो आने वाला एग्जाम है, तो उसमें यदि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा कि मध्य भारत का पठार, सिर्फ इतना ही रहेगा। और आपको 2 नंबर पे या फिर आपको 6 नंबर पे लिखना रहेगा। यदि आपको 2 नंबर पे लिखना हुआ रहेगा तब आप 1 से 2 लाइन पे लिखेंगे, और यदि आपको 6 नंबर पे लिखना रहेगा तो आप 100 शब्दों में लिखेंगे। मैं आपको प्री प्लस मेन का भी क्लियर करूंगा। तो प्री में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है मध्य भारत के पठार से, मैं उनको भी आपको बताऊंगा और पॉइंट आउट करूंगा कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें आप देख लीजिए कि मध्य भारत के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं। तो मध्य भारत के पठार में आपका भिंड आता है, ये भिंड आता है,
ग्वालियर आता है, ग्वालियर के साथ ही आपके शिवपुरी आती है, शिवपुरी शिवपुरी जिला आता है, मंदसौर आता है और नीमच आता है। अब हमने क्षेत्रफल आपको बता दिया था कि जो इसका क्षेत्रफल है पूरे भारत मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 10.5% या 10.7% है और किलोमीटर स्क्वायर पे 32,896 किलोमीटर स्क्वायर है। किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ की जो जलवायु है, मध्य भारत के पठार की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है और यहाँ जो वर्षा होती है वो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और आपके जो यहाँ पर जिला है, मध्य भारत के पठार में जिला है वो भिंड है और ये पॉइंट आपके लिए प्री के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री के परस्पेक्टिव से आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है। आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो आपका आंसर रहेगा कि मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा आपके भिंड जिले में होती है। लगभग कितने सेंटीमीटर होती है, तो 55 सेंटीमीटर होती है। एवरेज वर्षा कितने सेंटीमीटर मध्य प्रदेश में होती है, तो एवरेज वर्षा मध्य प्रदेश में 112 सेंटीमीटर होती है। जो ये मध्य भारत का पठार है, तो आपके जो नदी है, तो यहाँ मुख्यतः नदी आपके चंबल है, मुख्य रूप से यहाँ पे चंबल नदी है जो कि आपके इंदौर की जानापाव पहाड़ी से निकलती है और निकलती है। और आपके मुख्य नदी यहाँ पे चंबल है। उसके बाद यही आपके मध्य भारत के पठार में ही सिंध नदी बहती है, पार्वती नदी बहती है और केरी नदी बहती है। तो जब आपको जो अभी नया सिलेबस आया है, यदि आपको उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आप यदि सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम दूंगा और वहाँ आपका जो फर्स्ट पेपर होगा और पार्ट आपके सेकंड रहेगा, उसमें यदि पूछेगा तो उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 नंबर से पूछेगा और डायरेक्ट पूछ लेगा कि मध्य भारत के पठार के बारे में बताइए, या मध्य भारत का पठार दे देगा। वहां बोलेगा कुछ नहीं, आपको फिर लगभग 4 से 5 पॉइंट आपको कवर करना होगा कि वहां की स्थिति क्या है, मध्य भारत का पठार की स्थिति क्या है, क्षेत्रफल कितना है, यदि आपको याद है तो आप बता सकते हैं, जलवायु कितना है, नदी कौन कौन सी मुख्यतः बहती है, उद्योग वहां पे क्या है, वहां पे दार्शनिक स्थल क्या क्या है, जनजाति क्या है। जनजाति का जो आपका ये पोर्शन है, ये मध्य प्रदेश के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारिया, भारिया और बैगा ये 3 बहुत पिछड़ी जनजातियां हैं, या आप बोल सकते हैं आपदाग्रस्त जनजाति हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप शहरीय जनजाति के बारे में अच्छे डिटेल से पढ़ लीजिएगा, बैगा और भारिया जनजाति के, जो कि भारिया आपके पातालकोट छिंदवाड़ा में रहती है। तो यहाँ की जलवायु मैंने बताया कि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है और वर्षा आपके 75 सेंटीमीटर से कम होती है और सबसे कम है यही आपके मध्य भारत के पठार में भिंड जिले में होती है, जो लगभग 75 सेंटीमीटर होती है। नदी मैंने बता ही दिया कि यहाँ चंबल, सिंध, पार्वती और कोयरी नदी है। हाँ, आप उद्योग देख लीजिएगा, अभी जो ये आपका भिंड का जो यहाँ पे आपका एक औद्योगिक केंद्र मालनपुर है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट औद्योगिक केंद्र है। तो ये मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पे है, तो ये आपके भिंड जिले में है। और आपके गुना जिला है, गुना जिले के डाबरा नामक स्थान पे आपके चीनी कारखाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवपुरी और बनमौर में आपके खैर उद्योग है, जहां पर कत्था बनाया जाता है, खैर मतलब कत्था बनाया जाता है, जो कि पान के साथ खाया जाता है। यहाँ पे आपके दार्शनिक स्थल जो है वो आपके ग्वालियर दुर्ग है, ग्वालियर दुर्ग है, सास बहू का मंदिर है आपके इसी में मध्य भारत के पठार में, हिंडोला द्वार भी है और तेलिका मंदिर है, जो कि एक द्रविड़ शैली का मंदिर है। और यहीं पर आपके गुजरी महल भी है और बहुत सारे दार्शनिक स्थल हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब मैं आपको ये आपके महल को और आपके दुर्ग और महल और मंदिरों को डिटेल में पढ़ूंगा, तो मैं आपको डिटेल किसने बनवाया है और इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, और द्रविड़ शैली क्या होती है, नागर शैली क्या होती है, और आपके मतलब शैली क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, आप देख के मंदिर का स्ट्रक्चर कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, मैं इन सबको आपके डिटेल में बताऊंगा जब मैं मंदिर का चैप्टर, दुर्ग का चैप्टर आपके साथ
मध्य प्रदेश का डिटेल से पढ़ूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ ताकि जब आपका मध्य भारत का पठार यदि आपको क्वेश्चन दे दे लिखने के लिए तो आप इसको यहाँ बता सके कि हाँ दार्शनिक स्थल इतने इतने ये हैं। तो यहाँ पे जो जनजाति है वो मुख्यतः एक ही जनजाति पाई जाती है, ग्वालियर में पाई जाती है आपके शहरीय जनजाति। अब जो जनजातियों के लिए गवर्नमेंट ने, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पॉलिसी चलाई है, योजनाएं चलाई हैं इनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए। चूंकि जनजातियां हमारी बहुत पिछड़ी हैं और इनके लिए सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि ये भी शोषणयुक्त और समतायुक्त हो जाए और समतायुक्त रहें और समाज के मुख्य धारा में आ जाएं ये लोग भी। तो इनके लिए जो सरकार ने योजना चलाई है आप उन योजनाओं को देख लीजिएगा जब भी एग्जाम दीजिएगा। लेकिन अभी प्री के पर्सपेक्टिव से, प्री के हिसाब से अब ये ध्यान रखिएगा कि ग्वालियर में आपके शहरीय या आपके उत्तर पश्चिमी और उत्तरी और पश्चिमी एरिया पे आपके शहरीय जनजाति रहती है। खनिज के हिसाब से देखें आपके तो यहाँ पे चीनी मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, चीनी मिट्टी के साथ ही चूना पत्थर पाया जाता है और इमारती लकड़ी भी पाई जाती है। यहाँ पर जो वन है वो लगभग 25 से 30% है, यानी कि वन भी ठीक ही है, बहुत कम नहीं है। हम कह सकते हैं एवरेज वन भी सही है, 30 से 25% यहाँ पे वन है। और यहाँ पे खैर के वृक्ष पाए जाते हैं, खैर के वृक्ष और आपके शीशम है और कटीले वन पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। हाँ, कटीले वन आपको मैं बता दूं एक कॉन्सेप्ट, कटीले वन वहीं पाए जाएंगे जहां पर आपके वर्षा की मात्रा कम रहेगी। क्योंकि जो कटीले वन होते हैं वो आपके अपने पत्ती गिरा देते हैं, पत्ती इसलिए गिरा देते हैं ताकि आपके वो जो जब हमारा सूर्य का तापमान होता है तो वो क्या होता है, पत्तियां आपके मेन होती हैं, उनके जो वाटर होता है उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, जो वाटर होता है उनमें पत्तियों में पानी होता है उनको सूखने के लिए, तो वाटर को पानी को अपने पत्तियों को गिरा देती हैं और उन कटीले वन हो जाते हैं वहां पे। तो यदि कटीले वन कहीं पाए जाते हैं तो आप ऑटोमेटिक अनुमान लगा सकते हैं कि वहां जो पानी का प्रतिशत है यानी वर्षा की जो प्रतिशतता है कम सेंटीमीटर में होती है कंपेयर टू अदर प्लेसेस। तो आप यहाँ जो तापमान पाया जाता है वो लगभग आपके 40 से 44 सेंटीमीटर के लगभग पाया जाता है। और यहाँ पर जो मिट्टी है वो जलोढ़ व काली मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी इसलिए पाई जाती है कि आप जानते हैं यहाँ पे चंबल नदी, बहुत सारी 4-5 नदियां यहाँ पे प्रवाहित होती हैं, जैसे आपकी चंबल नदी, सिंध नदी, पार्वती, कोयल इत्यादि नदी बहती है। काली मिट्टी वहां पे इसलिए पाई जाती है कि ह्यूमस की वजह से काली मिट्टी का उत्पादन होता है। जलोढ़ मिट्टी तो आप जानते ही हैं कि नदी के द्वारा लाई जाती है मिट्टी, नदी अपने अपरदन के माध्यम से या नदी जहाँ पे बहती है वहां पे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो यहाँ की जो मिट्टी है आपके मध्य भारत के पठार के वहां पे जलोढ़ व काली मिट्टी पाई जाती है। तो और आपको इस क्षेत्रफल देख सकते हैं, मैंने फिगर बनाया है, मुझे फिगर का ज्यादा आइडिया नहीं है बट मैं ज्यादा क्लियरिटी बना पाता हूँ फिगर मध्य प्रदेश का, बट मुझे अच्छे से मालूम है कि मैं कंटिन्यूसली बनाता रहूंगा तो वन डे आई विल बी परफेक्ट। तो जो ये आपके ये फिगर है ये मध्य भारत का पठार है, इतना आपके एरिया, ये जो एरिया कवर करता है आपके ये मध्य भारत के पठार का एरिया कवर करता है। जबकि ये आपका जो क्षेत्र है ये मालवा का क्षेत्र हो जाता है, ये आपके इस साइड बुंदेलखंड का क्षेत्र हो जाता है, ये बघेलखंड का क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पे आपकी नरदसों घाटी है जो कि कर्क रेखा के समांतर चलती है और यहाँ पे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। तो आपको कैसा लगा लेक्चर प्लीज कमेंट करके बताइएगा और उन लोगों को भी शेयर करिए जिनको उनकी आवश्यकता है। यदि जो लोग एमपीपीएससी नया सिलेबस आया है उसके अनुसार मध्य प्रदेश की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का वेटेज जो नया सिलेबस जारी किया है मध्य प्रदेश में उसने काफी ज्यादा बढ़ा दिया है मध्य प्रदेश, इसलिए आपको मध्य प्रदेश को नॉलेज रखना, बहुत अच्छे नॉलेज रखना, ऑथेंटिक बुक से नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो उन लोगों को भी प्लीज वीडियो शेयर करिए जो लोग एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हो, प्री की तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो सेकंड इसका पार्ट लेके आऊंगा, इनके मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग साथ है तो 1 by 1 करके मैं कंप्लीट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।